सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक शेर सुनाना चाहूँगी नाजरीन आप तमाम लोगों को। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है। आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला। मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया। मुझ पर ही ख़त्म हुआ सिलसिलाए नोहा गरी, इस कदर गर्दिशे अयाम पे रोना आया। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ये शेर मुझे, ये जो अशार थे, ये मुझे आज दिए गए 2 इस्तीफ़ों पर याद आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 इम्पोर्टेड मुआवनीन खुसूसी आज मुस्ताफ़ी हो गए। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुआवन खुसूसी थे और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का अपने इस्तीफ़े से मुतालिक ये कहना था कि इमरान खान साहब के कहने पर पाकिस्तान आया था। अच्छा, बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से काम किया। पाकिस्तान के लिए काम करना एज़ाज़ है। बहुत मुतमईन हूँ कि ऐसे वक्त में ओहदा छोड़ा जब पाकिस्तान में कोरोना कम हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के बयान से नाजरीन ऐसा लग रहा है, आप भी सोचते होंगे, जैसे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से और बहुत खुशी से ये इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म साहब को पेश किया। जबकि दूसरा रुख ये है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर इंक्वायरी चल रही थी। भारत से बरामद होने वाली दवाओं पर कीमतें बढ़ने के बाद इमरान खान साहब ने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के इख्तियारात में कमी कर दी थी। वो माली और इंतज़ामी समरियों की मंजूरी बग़ैर अहकामात के जारी करते रहे। और इसी तरह मोहतरमा जो तानिया हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके ये बताया इसके ज़रिए कि अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की खबर सुनाई तमाम लोगों को। अब उनका मौक़िफ़ भी ज़रा सुन लें। वो साहिबा क्या कहती हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि उनकी दोहरी शहरियत को बुनियाद बनाकर उन पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि शायद इस्तीफ़ा देना ही मुनासिब है, लिहाजा इस्तीफ़ा देना उनको मुनासिब लगा। जबकि अब इसका भी दूसरा रुख है। वो क्या जी, कि इन साहिबा ने डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन को SCCP में बतौर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड करवाया। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर जब तहकीकात करवाई तो जो तानिया साहिबा इंक्वायरी में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पर इससे पहले या अब तक अवाम के पैसों की चोरी का कोई एक इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सका और ना ही कोई साबित कर सके। तहरीक इंसाफ में शामिल जितने भी लोगों को अवाम ने वोट दिए वो सिर्फ इमरान खान साहब के नाम पर दिए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तहरीक इंसाफ में जो लोग शामिल हैं उनमें से कई अफराद पहले भी दूसरी सियासी जमातों का हिस्सा रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि वो आजमाए हुए लोग थे। हर दौर में उनके रहनुमा और कायद मुख्तलिफ रहे, लोग उनको बरसों से सियासत में देखते आ रहे थे। इमरान खान साहब हालिया इंतखाबात में पाकिस्तानी कौम की हम कह सकते हैं कि वाहिद उम्मीद बनकर उभरे, जिनको वोट शायद इसी बुनियाद पर मिला कि वो पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का कल्चर, अवाम की हालत सब कुछ तब्दील कर देंगे, क्योंकि नारा भी इन्होंने लगाया तब्दीली। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए और उनकी हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। क्या खोया क्या पाया, ये फ़ैसला आने वाले इंतखाबात में हो जाएगा, क्योंकि अब तक इमरान खान साहब की हुकूमत को कम अज़ कम ऑपोजिशन की जानिब से, यकीन जानिए, कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। ईद के बाद क्या होता है ये ईद के बाद देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ऑपोजिशन बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इन 2 सालों में जितने भी मसाइल, अब ज़रा नाज़रीन आप भी गौर कीजिएगा मेरी बात पे, इन 2 सालों में जितने भी मसाइल इमरान खान साहब की हुकूमत को दरपेश हुए, जितने भी मसाइल का खान साहब ने सामना किया, वो अपनों की वजह से किया, ना कि ऑपोजिशन की वजह से। जितने गम, जितने दुख इमरान खान साहब ने इन 2 सालों में उठाए हैं वो उनको अपनों ने दिए। अपनों ने जो हेर फेर कह लें, पैसों की लेन देन कह लें, उसमें बदनीयती या कोई करप्शन का स्कैंडल सामने आया, वो इमरान खान साहब का नहीं था, लेकिन उनके करीबी साथियों का था। और आज इमरान खान साहब के 2 मुआवनीन खुसूसी ने इस्तीफ़ा दिया, जो इस बात का हम कह सकते हैं कि इशारा है
कि इमरान खान को इस वक्त अपने इर्द गिर्द के लोगों को परखने की शदीद ज़रूरत है। खान साहब ज़रा ध्यान करें कि इर्द गिर्द कौन बैठा और क्या कर रहा है। ये मैंने कुछ अरसा पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था। इमरान खान साहब ने इंतखाबात से पहले और हुकूमत संभालने के बाद जिस तब्दीली का जितना ज़्यादा जिक्र किया, आपने सुना, इतना जिक्र किया कि शायद अनगिनत, हम बता भी नहीं सकते कितनी बार। वो तब्दीली वाकई इस माशरे की एक अहम तरीन ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि तब्दीली हर माशरे की ज़रूरत होती है। बगैर तब्दीली के कोई भी माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। जहाँ होता है वहीं खड़ा रहता है। और सॉरी टू से, हम तो पीछे जा रहे हैं, हम जा खड़े, आगे जाना तो दूर की बात है। हमें तो बहुत ज़रूरत है तब्दीली की। इंसानी तारीख भी अगर आप देख लें उठा के, तो इंसान ने तब्दीली के ज़रिए ख़ुद को प्रैक्टिकली अमली तौर पर इंसान बनाया। तब्दीली के ज़रिए दुनिया ने तरक्की की। तब्दीली ने माशरों को जिद्दत बख्शी। तब्दीली ने लोगों के रहन सहन का अंदाज़ बदला। तब्दीली तो हर माशरे की ज़रूरत है। सिर्फ हमारे मुल्क की हम बात नहीं करेंगे, हर माशरे की, हर मुल्क की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए लोग भी वैसे ही दरकार हैं, क़यादत भी वैसी ही दरकार है। और क़यादत करने वाला, यकीन जानिए, अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसको मैन पावर की ज़रूरत होती है। इमरान खान साहब के पास अभी भी वो मैन पावर, वो टीम नहीं है। मैं बता रही हूँ, इमरान खान साहब आपके पास वो टीम नहीं है। इन 2 सालों में इमरान खान साहब को वो टीम नहीं मिल सकी जिसके साथ वो इस निज़ाम को, इस माशरे को, सिस्टम को, पाकिस्तान की बिगड़ती हुई हालत को तब्दील कर सकें। और दूसरी जानिब अपोजिशन, दुनिया तब्दील हो गई नाजरीन। अगर कोई तब्दील ना हो सका तो वो अपोजिशन का रवैया, हमारे पाकिस्तान में अपोजिशन का रवैया, अपोजिशन में होने वालों का अंदाज़ नहीं तब्दील हो सका। ऑपोजिशन करने वालों का, ऑपोजिशन का जो तरीका है वो नहीं तब्दील हो सका। अगर कुछ नहीं तब्दील हो सका तो वो है हुकूमत के साथ ऑपोजिशन का, और साथ ही मैं इनको भी ज़रा बताऊं, ऑपोजिशन के साथ हुकूमत का रवैया, दोनों गलती पर है ना। इनका रवैया उनके साथ ठीक नहीं है, उनका रवैया इनके साथ ठीक नहीं है। नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का, वोटर का, जमहूरियत का, हमारे मुल्क का। ये वोट, आपने कभी सोचा कि क्यों इतना कीमती होता है नाजरीन? आप लोग जाते हैं वोट डालने के लिए, ये वोट इतना कीमती क्यों होता है? ये इसलिए कीमती होता है क्योंकि ये वोट आपकी सरमायाकारी है। जितने लोग टीवी देख रहे हैं, अवाम, जमहूर, ये अवाम की वो कारी है जो हमारी तकदीर बदल सकती, जो मुल्क की किस्मत बदल सकती है। ये वोट मुल्क की तकदीर और किस्मत बदल सकता है। ये वोट लोगों के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकता है। और अगर ये वोट गलत इंसान को दे दिया जाए, गलत इंसान को दे दिया जाए, तो मुस्तकबिल तारीख भी कर सकता है। जिनको वोट मिलता है इसीलिए कि उनको मुंतखब अवामी नुमाइंदा कहा जाता है। वोट हुकूमत को भी मिले और अपोजिशन को भी मिले। अवाम की जानिब से बार बार एतमाद किया गया, इजहार किए जाने के बावजूद एतमाद का ना अपोजिशन का रवैया बदला, ना हुकूमत का एटीट्यूड चेंज हुआ। हमने देखा कि दोनों टस से मस नहीं होते। वो अपनी ज़िद पकड़ के बैठे हुए, वो अपनी अना पकड़ के बैठे हुए। अल्लाह के बंदो, नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का, वोटर का, जिसने आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाए। कभी सोचा आप लोगों ने अपने अलावा किसी के बारे में? आज भी एक और इजलास जो अवाम के पैसों पे किया गया, वो ज़ाती हमलों की नज़र हो गया। और ये कोई नई बात नहीं है, अफसोस के साथ कहूँगी नई बात नहीं है। ये ज़रा क्लिप देखिए ख्वाजा आसिफ साहब। इस मुल्क में असासाजात जो हैं, उनमें असासाजात में और इनकम में कब्रें और कब्रों की कमाई भी शामिल होनी चाहिए। जो है, अगर एसेट्स बियॉन्ड मींस मेरे हैं तो इनके एसेट बियॉन्ड ग्रेव्स हैं। ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हज़ार की थदियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करें, वो भी तो क्लॉज डालें उसमें। और खुदा का वास्ता है, ये किस तरह ये करप्शन जो है सरेआम स्टेज पे बैठ के और साथ गौसे आजम के नारे लगाते हैं और साथ ये पैसे पकड़ते हैं। और यहां पे आके 1.5 घंटे का हमें लेक्चर देते हैं शराफत के ऊपर। शेम ऑन हिम। ये हमारे मुल्क के सियासी असासे हैं। ये हमारे मुल्क के वो सियासतदान हैं जिनको सियासत करते करते दहाइयाँ हो चुकी हैं, इतने साल। ये हमारे मुल्क की सियासत के अहम सतूनों में से एक हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या तारीफ़ करूँ इनकी। अब इनको देखकर ये भी कह सकते हैं कि लोग सियासत देखते हैं, इनको देखकर लोग सियासत सीखते हैं कि आखिर सियासत करते कैसे हैं। और इनकी सियासत का मेयार देखिए, स्टैंडर्ड देखिए इनकी ज़रा सियासत का। ये ख्वाजा आसिफ साहब मुल्क के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब पर इल्ज़ामात आयद फरमा रहे थे। ये हमारे मुल्क की सियासत का मेयार है।
ये जो आपने देखा और आए दिन आप देखते हैं। फिर ये हुकूमत से तवक्को करते हैं कि हुकूमत इनकी हर जली कटी बात सुनने के बाद बुर्दबारी का मुजाहरा करे, हुकूमत बड़ापन दिखाए। कैसे दिखाए हुकूमत बड़ापन? हुकूमत की जानिब से गैर संजीदा रवैया ना हो, ये भी उम्मीद रखते हैं। खुद ये बराह रास्त इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देते, इनको कोई रोकने वाला नहीं होता। कोई रोक भी रहा होता है, ये सुन नहीं रहे होते। और हैरानी यकीन जानिए नाज़रीन मुझे इस बात की होती है कि इन लोगों को एक दूसरे के जो जराइम हैं ये उसी वक्त याद आते हैं जब ये एक दूसरे की मुखालफत में खड़े हों। क्यों? जुर्म तो जुर्म होता है ना, जुर्म कभी भी किया जाए वो तो जुर्म ही कहलाएगा। एक अरसे तक ख्वाजा आसिफ साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब बतौर इत्तेहादी रहे, लेकिन उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह पर ताला था। और फिर ज़बान का इस्तेमाल सबसे बड़ा खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी यही है कि पीटीआई ने सियासत में गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल जो है वो मुतारिफ़ करवाया। लेकिन ये भूल बैठे हैं कि नून लीग की सियासी इब्तदा ही इल्ज़ामात से हुई थी, शायद इनको भूल गया है। ये रवैया तमाम जमहूरी अदवार में चलता रहा और अब तक चल रहा है। ये ज़रा दिखाइए इनको। सर बाज लोग जो हैं वो सियासी वर्कर के नाम पे धब्बा है और उसकी तौहीन है। मैं नाम नहीं ले रहा, उनका हुलिया भी तौहीन है। मुज़ाकरात जो थे उनकी पर्दादारी थी, उनका एक सैंक्टिटी थी, उनको उन्होंने माजूब बनाया। हम आइंदा गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन में दाखिल नहीं होंगे। देखें, कमाई बोलती है, कमाई बोलती है। कमाई जो है बंदे के शरीर में जो है आ जाती है, उसके सिस्टम में आ जाती है। जिस किस्म की कमाई हो वो कमाई बोलती है। मुझे इनके बुजुर्गों का बड़ा लिहाज है, मैं वो बताना भी नहीं चाहता कि मुझे कितना लिहाज है, लेकिन इन्होंने जिस तरह कल जो बिहेव किया है वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के खिलाफ था। वो माशरे में जो चीज़ें जो है चीज़ें जो होती हैं जिनकी राजदारी होती है उसके खिलाफ था। सियासत में इस किस्म का रवैया सियासत और जमहूरी इक़्तिदार की तौहीन है ख्वाजा साहब, मैं आपको बताना चाहूँगी। और चाहे वो किसी भी जानिब से इख्तियार किया जाए, किसी भी जानिब से सियासत में इस तरह मुखालिफिन पर ज़ाती हमले ये भी यकीनी तौर पे तौहीन है। चाहे वो किसी भी जानिब से किए जाएँ, किसी पर भी किए जाए, कोई भी करने वाला हो किसी पर भी किए जाएँ, ज़ातियात पे आप लोग क्यों उतर आते हैं? और आप लोगों को गुस्सा आखिर किस बात का इतना कि जो आपके साथ हुकूमत के मुज़ाकरात हुए हैं उसका अहवाल पार्लियामान में सुना दिया गया, तो क्या हुआ? ऐसा क्या था जिसकी पर्दादारी रखनी मकसूद थी? आपकी मुलाकातें तो होती अवाम के मुफाद में है ना, फिर अवाम से छुपाना कैसा, ये समझा दें। और सर कमाई की अगर हम बात करें तो कमाई तो वाकई बोलती है और कमाई बोल रही है, कमाई बल्कि मुसलसल बोल रही है। कमाई तो लंदन में भी बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही? क्या कमाई दुबई में भी बोल रही है? क्या झुटला सकते हैं कि नहीं बोल रही दुबई में? और आपके इस कमाई के बोलने वाले जुमले पर मुझे याद आया कि अब तो कमाने वालों ने भी बोलना शुरू कर दिए। साबिक सदर नेशनल बैंक सैयद अली रज़ा जरदारी और सैयद कमर हुसैन नैब के वादा माफ गवाह बन गए हैं। अब ज़रा सुनते जाइएगा। और नैब ने जनाब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस में 61 गवाह तैयार कर लिए हैं। पाक लेन और पार्थिनोन आसिफ अली जरदारी की ही फ्रंट कंपनियां थीं। अच्छा जी, SCCP हुकाम भी गवाही देंगे। नेशनल बैंक क्रेडिट कंपनी के तमाम अफसरान भी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ गवाहान में शामिल हैं। और तमाम जो गवाहान हैं 61 गवाहान के ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत रिकॉर्ड बयानात नैब के पास भी मौजूद हैं। तमाम जो गवाह हैं फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अदालत में भी पेश किए जाएंगे। नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम के 9 अफसरान भी गवाहान की फहरिस्त में शामिल हैं। जाली अकाउंट्स की इब्तदाई तफ्तीश करने वाले FIA के मोहम्मद अली भी गवाह होंगे। कर्ज लेने वाली मुबैना जो फ्रंट कंपनी है पार्थिनोन के कंप्यूटर ऑपरेटर की गवाही भी शवाहिद का हिस्सा है। और पाक लेन की जो फ्रंट कंपनी पार्थिनोन को कर्ज जारी होते वक्त सैयद अली रज़ा नेशनल बैंक के सदर थे। कर्ज जारी करने वाली कमेटी के सरबराह कमर हुसैन भी बाद में नेशनल बैंक के सदर बने। सैयद अली रज़ा को नैब ने उन्हीं की दरख्वास्त पर वादा माफ गवाह बनाया है। नैब ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट में क्या कहा है, ज़रा सुने कि आसिफ अली जरदारी ने बैंक ऑफिशल्स को बताया कि मेरे पैगामात अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद पहुँचाएंगे। आसिफ अली जरदारी के दबाव पर ही कर्ज की रकूम जारी की जाती रहीं जो फिर जाली अकाउंट्स में गई। फ्रंट कंपनियां जो हैं पाक लेन और पार्थिनोन वो जो है यूनिस कदवाई
उन्होंने बतौर फ्रंटमैन चलाई। फ्रंटमैन का मतलब तो समझते हैं ना आप तमाम लोग, कौन होता है फ्रंटमैन। और कर्ज और जो किकबैक्स की रकूम जो यूनुस साहब उन्होंने जाली अकाउंट्स में डाली और उनके दफ्तर पर छापे के दौरान ये जो मिली हैं A1 इंटरनेशनल नामी जाली अकाउंट्स की जो मोहरें हैं वो भी बाकायदा शवाहिद में शामिल हैं। अब बताएं, सैयद अली रज़ा ने अपने बयान में कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर पाकिस्तान अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को बैंक हुकाम से भी मिलवाया था। तो सही कहते हैं, कमाई बोलती है, कमाई मुसलसल बोलती है। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात से मुकम्मल तौर पर यहाँ पे अग्री करूँगी, मुकम्मल इत्तेफाक करूँगी, इतना इत्तेफाक कि जितना शायद वो खुद अपनी बात से ना करें ख्वाजा आसिफ साहब। लेकिन एक इख्तलाफ भी करूँगी। आप पार्लियामान गए, खुलकर बोला, बल्कि खुल को क्या बोला, ज़ातियात पर हमले तक किए, ज़ातियात पर बात भी की, नैब कवानीन पर बात भी की, मुकम्मल इजहार ख्याल किया। भाई करना चाहिए, हक़ है आप लोगों का। लेकिन जिसकी ज़ात पर बात की, जब उसने अपनी ज़ात के हवाले से वजाहत करना चाहिए तो आप तमाम जो मेंबरान हैं, बल्कि सॉरी मोअज़्ज़िज़ कहना भूल गई, मोअज़्ज़िज़ हैं, सीनियर मेंबरान हैं, आप मोअज़्ज़िज़ और सीनियर मेंबरान का रवैया कैसा था, ये ज़रा ये भी क्लिप चलाइएगा रज़ा। ये हमारे सियासतदान, बल्कि अगेन आई वुड से माज़रत के साथ मैं मोअज़्ज़िज़ लगाना भूल गई, हमारे मोअज़्ज़िज़ और सीनियर मोस्ट सियासतदान हैं, सीनियर तरीन सियासतदान, अवामी जमहूरी नुमाइंदे हैं जो हमारा मुकदमा लड़ने ऐवान में जाते हैं। सालों हो गए सियासत करते करते, बाल सफ़ेद हो गए इन लोगों के, लेकिन इनमें तहम्मुल और बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं दिखाई देती, ना पार्लियामान में, ना जलसागाह में, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने खुलकर हर लिहाज से तनकीद की, बल्कि ज़ातियात पर हमला किया, इसको हम कहेंगे ज़ाती तनकीद की। लेकिन जिस पर तनकीद की उसकी बात सुना फिर आप लोगों ने गवारा नहीं किया। ये पूरा ऐवान अखाड़ा सिर्फ इसलिए बन गया क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये गुजारिश की थी कि उनकी ज़ात के हवाले से बात की गई है, इसलिए उनको सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से वजाहत का मौका दिया जाए, जो कि उनका हक़ था और आप लोगों का फ़र्ज़ था उनको मौका देना। लेकिन आप लोगों ने फ़र्ज़ नहीं निभाया, ना उनको उनका हक़ लेने दिया। और उस वक्त जो डेप्यूटी स्पीकर साहब हैं वो कहते रहे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को 5 मिनट दिए जाएं, 5 मिनट दे दें, वो अपनी ज़ात के ऊपर लगाए जाने वाले जो इल्ज़ामात हैं, ज़ाती जो इल्ज़ामात हैं, उनका जवाब दे सकें। लेकिन अपोजिशन सुनने को तैयार ही नहीं थी। ये कौन सा तरीका है कि किसी की ज़ात को आप खुलकर तनकीद का निशाना बनाएं, जो मुँह में आए बोलते चले जाएँ, और जब वो जवाब देना चाहें तो आप शोर मचाते हैं, आप में हौसला ही नहीं उस बंदे का जवाब सुनने का, यानी आप फेस ही नहीं कर सकते किसी के साथ आर्गूमेंट है। क्या ये रवैया सही है? मैं पूछती हूँ कि दिल पर हाथ रखिए और आज खुद बताइए, क्या ये रवैया आप लोगों का सही है? और ये रवैया थमा नहीं है बल्कि वक्फा हुआ। कासिम सूरी साहब चले गए, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब आए, उन्होंने भी अपोजिशन से बार बार गुजारिश की कि शाह महमूद कुरैशी साहब को सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़ात पर जो की गई तनकीद है उसकी वजाहत करने का मौका दे दें। तो उस पर भी ये तमाम मोअज़्ज़िज़ और सीनियर तरीन अवामी जमहूरी रहनुमा कुछ इस तरह बिहेव करते रहे, जिसको देख के अफसोस किया जा सकता है। अगला क्लिप भी चलाइएगा ज़रा इन लोगों का। ये हमारी वो असम्बली है जिसका एक एक इजलास आपके पैसों पर होता है, यानी अवाम के पैसों पर होता है। और यहाँ लोग लड़ते किस बात पर हैं कि उसे क्यों बोलने का मौका दिया, हमें क्यों ना दिया। यहाँ होने वाले इजलास क्योंकि अवाम के पैसों पर होते हैं, इसलिए उनको तहस नहस करने के लिए, तहस नहस करते हुए हमारे अवामी नुमाइंदों को ख्याल नहीं आता। कभी इसी इजलास में अपने मुकदमात का दिफा करते हैं, कभी इसी इजलास में एक दूसरे की ज़ात पर हमले करते हैं, कभी इसी इजलास में दस्तो गिरेबान हो जाते हैं, कभी इसी इजलास में अखलाकी इक़दार खो बैठते हैं, कभी इसी इजलास को एहतजाज की नज़र करते हैं। क्योंकि ये इजलास जो है ना, ये इनके पैसों पे नहीं होता। सबसे पहले अगर किसी चीज़ में तब्दीली की ज़रूरत है तो हमारी सियासत में इस रवैये की तब्दीली इंतहाई ज़रूरी है। इस रवैये की तब्दीली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सियासत लोग आपसे सीखते हैं। आप बहुत से लोगों का रोल मॉडल हैं, बहुत से लोग आपको आइडियलाइज़ करते हैं। आप लोग ही अपने कारकुनों की सियासी तरबियत करते हैं, जो आज आप कर रहे हैं, बड़े बड़े बाल सफ़ेद जो कर चुके हैं सियासत में। जो नए लोग सियासत में आ रहे हैं वो तो आपको आइडियलाइज़ करते हैं। क्या सीखेंगे वो आपसे, क्या सिखा रहे हैं आप? और जब आप लोग पार्लियामान में इस किस्म का रवैया इख्तियार करेंगे तो ये रवैया फिर ग्रास रूट लेवल तक ज़रूर जाएगा, आप रोक नहीं सकते। फिर ये रवैया नीचे तक जाएगा, आप रोक नहीं सकते।
फिर ये रवैया तमाम सियासी जमातों के कारकुनों से होता हुआ मुआशरे में फैलेगा और फिर आप इसका नतीजा कभी सोशल मीडिया पर देखेंगे। बड़ी गहरी बात है, ज़रा गौर कीजिएगा। आप लोग रवैया इंट्रोड्यूस करवाते हैं पार्लियामान में, फिर ये नीचे आपके वर्कर्स इसको फॉलो करते हैं, फिर मुआशरे में आपको रवैया नज़र आता है, फिर आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएगा रवैया। कभी दो सियासी पार्टियों के कारकुनान को आप आपस में देखेंगे कि वो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दस्तो गिरेबान की सूरत में देखेंगे, कभी ये नतीजा ज़ाती हमलों की सूरत में नज़र आएगा। क्योंकि आप लोग इस ऐवान में हर शख्स जो मौजूद है, पगड़ी वाला, सूट बूट वाला, इस ऐवान में हर शख्स अपने हलके के लोगों का नुमाइंदा बनकर आता है। इस ऐवान का हर इजलास आप तमाम लोगों को मुंतखब करने वालों के पैसों पर होता है और इसके बाद ये रवैया काबिल मुज़म्मत है। और हद के अवाम को बार बार मायूस करने के बावजूद यही लोग इनकलाब भी बर्पा करना चाहते हैं। लेकिन इनकलाब लाएगा कौन? इनकलाब लाएगा कौन? क़यादत कौन करेगा? इस आने वाले इनकलाब का सेहरा किसके सर सजेगा? इसका फैसला अब तक नहीं हो सका। ये ज़रा देखिए, शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट, अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। इनकलाब लाने वाले अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि इनकलाब आखिर लाएगा कौन। तब्दीली लाने वाले अभी तक सिर्फ वज़रा तब्दील कर रहे हैं और उनके रवैयों ने अपने कारकुनों को भी मायूस कर दिया। एक सियासी जमात का कायद लंदन में वोट को इज्जत दो की मुहिम चला रहा है और एक सियासी जमात के रूहे रवा बीमार हैं, जाली अकाउंट्स के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, जबकि उनके जो चश्मो चिराग हैं एक ज़ईफ़ और बीमार शख्स से इनकलाब की क़यादत करने का कह रहे हैं। और एक सियासी जमात जो हुकूमत में है उसके कप्तान आज भी अपनी बेहतरीन टीम तलाश कर रहे हैं। इन तमाम सियासी जमातों के कारकुनान की अपने कायदीन के साथ मोहब्बत को देखते हुए और इनके साथ दिली हमदर्दी करते हुए मैं ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर पर एक जुल्म किया और उसकी खुद मुख्तारी छीन ली। तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर हमला करके अपना आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद मकबूजा कश्मीर के रहने वाले 69 कश्मीरियों की आवाज़ बंद करने से कासिर है भारत। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत पर हमला करने के बाद से खुद भारत, हम देख रहे हैं कि कई मसाइल से दो चार हो चुका है। भारत के अंदर भी 20 करोड़ मुसलमानों को भारत अपने लिए मकबूजा कश्मीर जैसा दिखाई दे रहा है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर यह सबसे कड़ा वक्त है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोगों का हौसला आज भी वैसे ही बुलंद है। मेरे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जिनसे बात करूंगी और बहुत से सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, क्या भारत ने जो मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर में अक़लियत बनाने का मंसूबा बनाया है, आपको लगता है कि वो कामयाब हो सकेगा या उल्टा भारत के गले पड़ जाएगा? ये कामयाब तो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो हमसे एक एक्शन का तकाजा करता है और वो एक्शन ये है, और बड़ा वो लेजिटिमेट एक्शन है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ। वो ये कि यूएन को हम कहें कि वो पॉपुलेशन सेंसस करवाए आज़ाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी, ताकि ना हम डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकें ना वो डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकें। मेरा ख्याल है कि दुनिया इसकी तायद करेगी, क्योंकि ये बड़ा साइम आपका मुतालबा है, हमने अभी ये किया नहीं है। तो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना कि खुद ब खुद भारत पर कोई दबाव पड़ेगा, खुद ब खुद भारत नाकाम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जब आपकी दुश्मनी है और उसने आपकी शहरक पे पाँव रखा हुआ है, तो उसको नाकाम करने के लिए आपको कोई एक्शन करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा हुकूमत को सोचना चाहिए कि इंतज़ार और सब्र और रोज़ उनके एम्बेसडर या जो एम्बेसडर की जगह काम कर रहा है उसको बुलाना, ये एक मजाक बन गया है। वो आपके लोगों को शहीद कर रहे हैं और आप रोज़ उसको बुला के तंबीह कर देते हैं कि जी खबरदार अगर आइंदा किया। और जब हम कहते हैं कि हम बात काट रही हूँ, आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको लगता है यानी हमारी खारिजा पॉलिसी में कोई आपको वीकनेस, कोई कमज़ोरी दिखाई देती है? यानी हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, हम खुलकर आवाज़ नहीं उठा पा रहे, हमारी क्या? जी नहीं, मैं समझता हूँ, देखें जो तो है ना हमारी डिप्लोमेसी, उसमें तो कोई ख़ास कमज़ोरी मुझे नज़र नहीं आती। हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं
दुनिया आप भी जानती हैं, आपके नाजरीन भी जानते हैं कि किस बुनियाद पर एक्शन लेती है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन ये सिर्फ डिप्लोमेसी के सर्कल में घूमते रहने से ये काम बनेगा नहीं। आपको डिप्लोमेसी के अलावा पॉलिटिक्स में काम करना है, आपको लॉफेयर में काम करना है, आपको प्रोपेगेंडा में काम करना है, आपको दूसरे मुल्कों में और जो तरीके होते हैं वो अपनाने हैं, मीडिया में काम करना है, उसके अलावा आपको मिलिट्री फील्ड में काम करना है, जिसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हमला करना है। तो ये बहुत सारे हमने बाकी फील्ड छोड़े हुए हैं। और दूसरा ये कि ये जो ये शिकायतें करने का वक्त नहीं है, रोने धोने का वक्त नहीं है कि जी देखो जी हमारे भाइयों को मार पड़ रही है, कोई देख नहीं रहा। वो कहेंगे भाई तुम्हारे हैं और रो हमें कह रहे हो कि जी कुछ कर नहीं रहे, तुमने क्या किया अपने भाइयों के लिए। तो ये बात है कि इसमें हमें बहुत कुछ करना है। लॉफेयर में हम ये जो इनके जर्नैलों ने कहा जी कि वहाँ की बच्चियों को रेप करना चाहिए, वो जो कोई किसी अफसर ने कहा जी हम बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं और हम गिलगित बल्तिस्तान में ये करेंगे, ये सारी चीज़ें वीडियो पर आपके पास मौजूद हैं, आप उनके पास लेकर जाएं, बताएं कि ये क्या है। और दूसरी तरफ ये कि हमें थोड़ी सी जनरल साहब आप इनकी ढिठाई देखिए, घटियापन देखिए कि ये खुलेआम ऐसी बातें करने पर आ गए जी, इसलिए कि उनको पता है कि वो ये बातें करते रहेंगे और हमारी बात दुनिया सुनेगी नहीं या हम सुनवाने की कोशिश नहीं करेंगे। यही तो मुझे हैरत होती है। दूसरी बात ये है कि देखिए डिप्लोमेसी में जैसे को तैसा होता है। साहब मैं इस बात पे हैरान हूं ना, मैं ये तो जानना चाह रही हूँ, इस गुत्थी को सुलझाना चाह रही हूँ कि फिर क्या मसला है, हमारी तरफ से क्या कमजोरी आ रही है, दुनिया हमारी बात नहीं सुन पाएगी। आपने बिल्कुल सही बात की कि लोगों के अपने भी इंटरेस्ट होते हैं, अपने मुफाद होते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट इंसानियत से ऊपर हो सकता है। वह इंसानों के साथ अल्लाह माफ करे जानवरों से ज्यादा बदतर सलूक किया जा रहा है, तो दुनिया के इंटरेस्ट में मतलब क्या बोलूं, जाए भाड़ में, पहले आप इंसानियत को तो बचा लें, फिर देखिए अपने इंटरेस्ट और मुफाद। जी बस ये बात जो भी आपने की है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। जहाँ तक दुनिया के मामलात हैं, आपके सामने जो कुछ सीरिया में हुआ है, जो कुछ यमन में हुआ है, जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है, जो इराक में हो रहा है, जो लीबिया में हो रहा है, हम सबको नज़र आ रहा है। तो अगर ये दुनिया चलती इंसाफ के असूलों पर, या दुनिया चलती इखलाकियात पर, या दुनिया चलती इंसानियत के असूलों पर, तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। इससे पहले जो बोस्निया के साथ हुआ है, जो फ़लस्तीनियों के साथ हुआ है, हमारे सामने है। तो बात ये है मेरी बहन, और बाकियों को भी समझने की बात है कि यहाँ पर लोगों की हमदर्दी हासिल करना काफ़ी नहीं है। वो ठीक है, वो काम भी ज़रूरी है, वो आपने कर लिया जितना करना था, वो आके आपका मसला हल नहीं करेंगे। आपने एक मैदान हमवार कर लिया डिप्लोमेसी का, अब मसला कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर खुद हल करना है। बल्कि आप तो खुशकिस्मती है आपकी कि चीन भी आपके साथ शामिल है। तो अब तो उधर से चीन का दबाव है, उधर से जो हुर्रियत पसंद है वो अपना दिफा कर रहे हैं, इधर से आपको कुछ करना चाहिए। ये भी एक बात है। दूसरी बात ये जो आपने सवाल किया ना, दुनिया क्यों अलार्म नहीं होती, दुनिया इस बात पर आती क्यों नहीं। ऑल्दो आपको पता है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इजहार तो किया है कि वहाँ पर जेनोसाइड हो सकती है, ये हो सकता है, वो सारी बातें। देखें, जब दो एटमी पावर्स हों, एक अग्रेसिव हो और दूसरी डिफेंसिव हो, तो दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई डिफेंसिव पावर तो एक्ट करेगी नहीं जब तक कि उसके ऊपर ऑफेंस नहीं किया जाएगा। और भारत ने रोज़ की फायरिंग कर करके और रोज़ एक अजीब किस्म का दबाव हमारे असाब पर डाला हुआ है कि हमारी लीडरशिप हर वक्त कहती रहती है बस अब अभी होने वाला है कुछ, फॉल्स फ्लैग होने वाला है। हालांकि वो कुछ करने वाले नहीं है जब तक कि उनके राफेल तैयारे नहीं आ जाते, जब तक उनका S-400 पूरा मामला वो नहीं हो जाता, जब तक वो 100% तैयारी नहीं कर लेते। हम भी शायद इसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम भी शायद इसी का इंतज़ार करें, लेकिन जाना साहब इंतज़ार करते करते कहीं बहुत देर ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि जो मालूमात हैं हुकूमत के पास और जो मालूमात हैं इंटेलिजेंस के अदारों के पास, वो हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। किस वक्त का तयन करना है, किन हालात में क्या करना है, वो हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। मतलब मैं भी उसी फौज का ट्रेंड ऑफिसर हूं जो आपसे बातचीत कर रहा हूं। ये मुझे बताएं कि जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, ज़ाहिरी बात है ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते जी आतंकवादी या दहशतगर्दों के हवाले से। मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत बार कहा, आप लोग भी कहते हैं, बहुत से लोग ये बात मानते हैं, तमाम नाज़रीन ये बात मानते हैं कि ये जो बुरहान वानी है, ये इन लोगों के रवैये से ऐसे ना जाने कितने बुरहान वानी वहाँ पे जन्म लेंगे, और ख़ुद ये जो भारतीय फ़ौज वहाँ पे जुल्म ढा रही है उसकी वजह से ज़ाहिरी बात है बहुत से बुरहान वानी वहाँ पे पैदा होते रहेंगे। कितनों को ये शहीद करेंगे, कितनों को मारेंगे, उनके जज्बे को ये पस्त नहीं कर सकते, उनके हौसले को नीचे नहीं ला सकते। अभी जो मकबूजा कश्मीर में ये जो मुसल्लह तहरीक है, आपको लगता है कि मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी? जी देखें, पहली बात तो ये कि ज़हनी तौर पर तो मेरा ख्याल है कि 100% कश्मीरी जो मुतनफ़र हो चुके हैं भारत के रवैये से। अब उसमें से कितने कामयाब होंगे इसमें अस्करियत की तरफ जाने के लिए,
उसमें डिपेंड करता है कि उनकी लीडरशिप क्या सोचती है और दुनिया उनकी किस किस्म की मदद करती है। क्योंकि आप देखें जब इन्होंने स्टेटस चेंज किया है ना कश्मीर का 370 को एब्रोगेशन के बाद, उस वक्त के बाद ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी बन गई है। अभी ये पहले डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी की कनोटेशन ये है कि वो जो 3324 है मेरा ख्याल है करारदाद जनरल असेंबली की, वो ये कहती है कि ऐसे लोग अपना दिफा भी कर सकते हैं और ऐसे लोगों की मदद हथियार फ्राहम करके भी कर सकते हैं। तो ये एक आप समझे खुद भारत ने गलती की है। और ये जो मुतनफ़र हुए हैं अक़लियतें सिर्फ इधर नहीं है कश्मीर में, पूरे भारत में जब उन्होंने सिटीजन एक्ट किया और जिस किस्म के वो दालित्स के साथ कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ कर रहे हैं और सिखों के साथ कर रहे हैं, ये पूरा भारत उबलने को है। और इसमें देखना ये है कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ऐसी तहरीकें कामयाब तब होती हैं जब बाहर से उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलती है। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ ऐन है कि जो वहाँ पर जो भी तहरीकें हैं जिसमें अक़लियतें हैं, जिसमें जो ख़ासकर मकबूजा कश्मीर में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी हर तरीके से पूरी मदद की जाए। अच्छा जनरल साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, अगर हम इस हुकूमत के इक़दामात को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं पिछली हुकूमतों से, तो आप इस हुकूमत को कितने नंबर देंगे? या पिछली हुकूमतों से एटलीस्ट आपको लगता है कि इन्होंने कुछ बेहतर इक़दामात किए? खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार जब हम याद करते हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप के नाम पे क्या कुछ करते रहे, पैसे मुराद किया क्या, मुझे बताएं। नहीं, मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये हुकूमत तो जो कुछ कर रही है वो कंपेरेबल नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा झुक रहे थे ना, वो तो हाथ जोड़ के उनको कह रहे थे कि जी हमें माफ़ कर दो, और ऐसी गलतियां मान रहे थे जो आपने की भी नहीं है, कि वो हमने किया था, वो जो हमसे हो गया, ये गलती होगी और ये लकीर है, हम एक ही लोग हैं, ये ऐसी बातें वो लोग कर गए जिन्होंने करनी थी। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ने ऐसी कोई बात की है जिसमें इस किस्म की वीकनेस हो, जिसमें आपका जो अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की जनरल साहब, वो लोग जो ये बातें कर गए, या आपने बड़ी अहम बात आपने छेड़ दी है, वो लोग जो बातें कर गए उनका खुमियाजा क्या ये हुकूमत भी भुगत रही है? इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि देखें, एक तो ये कि जब आप कोई बड़ा लीडर जब कोई बात करता है तो उसकी एक फॉलोइंग होती है, और चाहे वो फॉलोइंग कम हो ज़्यादा हो, लेकिन होती तो है। तो लीडर्स को जब बात करनी तो फिर जनरल साहब आपने बड़े अच्छे अंदाज में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर इन लोगों को क्यों शक है अपनी की हुई बातों पर कि इन्होंने जो बातें कर दी, फिर किस मुंह से तनकीद कर देते हैं इमरान खान साहब पे, खासतौर पर मकबूजा कश्मीर के टॉपिक के हवाले से? देखिए, मैं चूँकि ज़्यादा बात करता नहीं हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, इसलिए मैं ये नहीं बताऊँगा कि कहूँगा किस मुँह से बात करते हैं। ये अवाम जज करें और अवाम ही बेस्ट जज हैं। चले मैं आपका आपसे सवाल ये पूछ रही थी, ठीक है, चले जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगी, ठीक है, पॉलिटिक्स हट के हम बात इसी टॉपिक पे करते हैं, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। ये जो आपने गलती की एक बात की थी, क्या भारतीय हुकूमत ये महसूस कर चुकी है कि मकबूजा कश्मीर की जो खुद मुख्तारी पर हमला करना है वो भारत की एक बड़ी गलती थी? मेरा ख्याल है कि शायद अब तक उनको एहसास ना हुआ हो, क्योंकि जो लोग करने वाले हैं वो अभी तक दे आर जस्ट इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, और वो मुख्तलिफ बहाने देख रहे होंगे, भी पेंडेमिक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए नहीं हम कर पाए। लेकिन आखिरकार वो पछताएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसमें देयर नो गोइंग बैक, और उन्होंने जितना मुतनफ़र कर दिया कश्मीरियों को। पहले आपको याद होगा कि कुछ ना कुछ कश्मीरी उनके साथ बैठ जाते थे, उनकी हुकूमत में मखलूत हुकूमत बना लेते थे, अब उनको एक उधर बंदा नहीं मिलेगा इस काम के लिए। और वो जो डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है वो कर नहीं सकेंगे। लेकिन जो मैंने शुरू में बात की थी, मैं दोबारा उसको कहूँगा, पाकिस्तान को चाहिए कि यूएन को कहे कि यहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस करवाएं फौरी तौर पे। ठीक है रिजाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके मुझे नाज़रीन ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करूंगी वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने वाले मुआवने खुसूसी के मामले पर, और मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, ये अचानक जो इस्तीफ़े देने की वजह है, आपको क्या समझ आती? वो वजह समझ आती है जो कि तानिया साहिबा और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने खुद बयान की, या फिर आपको कोई और वजह नहीं समझ आती है? अंदर क्या है, दाल में कुछ काला है? देखिए, जहाँ तक बात है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की, उसमें तो इसमें ये जो ज़राए हैं हमारे वो यही बताते हैं कि बिल्कुल जो उनकी कारकर्दगी का मामला था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो उनसे तवक्कुआत थी, उन तवक्कुआत पे वो पूरे नहीं उतरे। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर थे। आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है जिससे पाकिस्तान के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, कि जिस तरह से अद्वियात की कीमतें कई गुना ज़्यादा बढ़ गई, कोई मैकेनिज़्म नहीं है उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रोकना है,
और इस हवाले से जफ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं वो नाकाम नजर आए। दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि शहर इक़्तिदार के हॉस्पिटल्स, वफाक के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी बेहतर बनाने में कोई वो बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। आप पिम्स हॉस्पिटल चले जाएँ, आप पोली क्लिनिक चले जाएँ, आप बाकी वफाक के हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, वहाँ पे सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये दिखाना था, बताना था कि उनके आने के बाद अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हो गई है, तो आगाज़ उनको ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत का दायरा अख्तियार वफाक तक है, तो आगाज़ जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत से होना चाहिए था। वहाँ पर भी कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई। इसके अलावा जो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं उस हवाले से भी कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई। तो ये बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके हवाले से, जिस वजह से उनका इस्तीफ़ा जो है वो लिया गया। जहाँ तक तानिया इदरोस साहिबा का मामला है, वो उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला बना वो बना जो जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी एफिलिएशन है। जहांगीर तरीन उनको लाने वाले थे, और आप जानती हैं हम इस प्रोग्राम में बात करते रहते हैं कि तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग बहुत शदीद है, और तानिया साहिबा जो हैं वो यहाँ पे जो मुखालिफ ग्रुप है उसकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया गया, और ये एक माहौल इस तरह का बनाया गया कि वो कुछ नहीं कर पाई और वो कोई खातिर खा तब्दीली नहीं ला सकें, डिजिटल पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं कर सकें। तो कारकर्दगी का मामला भी होगा, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ने देखा होगा, लेकिन बड़ी वजह जो है उनकी ये थी कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो क्योंकि उनको लाए थे, और एक तासुर था कि वो जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप की हैं। और आपको पता है कि आजकल जो तहरीक इंसाफ में जो एक फ़िज़ा है, जो एक हवा है, वो सारी की सारी जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ है। आई एम रियली सॉरी, मुझे बताएं कि अगर तो ठीक है, अगर तो परफॉर्मेंस में कमी है और उस पर निकालना, उस पर तो शाबाश बनती है, खान साहब की तारीफ बनती है, लेकिन जो आप दूसरी रीज़न बता रहे हैं कि दूसरी रीज़न की जो ग्रुपिंग है, बहुत ज़्यादा लॉबिंग है वहाँ पे, जैसे कि मुझे याद आ गया कि जो खबर आई थी, आपको याद होगा कि असद उमर साहब, जहांगीर तरीन साहब, इस तरह की बातें आ रही थी कि एक ने एक को निकलवाया तो दूसरे ने दूसरों को निकलवा दिया। ये कोई बच्चों का खेल चल रहा है कि तुमने मेरे साथ ये किया था, मैंने बदला ले लिया। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये वो हुकूमत है जो 22 साल स्ट्रगल करके पार्टी जो है नारा लगा कर आई थी, हम तब्दीली लेकर आएंगे, सिस्टम को चेंज करेंगे, निज़ाम को चेंज करेंगे, दूध शहद की नहरें बहा देंगे। यहाँ पे अगर ये सब चलता रहेगा कि इसने इसकी टांग खींची, उसने उससे बदला ले लिया, ये उसकी टीम क्या, तो चूंकि उसकी टीम क्या वो मुझे नहीं पसंद, तो मुझे ये भी नहीं पसंद, यहाँ पे परफॉर्मेंस की बेसिस पे बात नहीं होगी। ये तो बड़ी दुख की बात है, ऐसे कैसे चलेगा? जी आपने दुरुस्त कहा, लेकिन हमने देखा कि जहांगीर खान तरीन, जिनकी अगर आप तहरीक इंसाफ के लिए देखें तो कुछ भी हो, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात थी तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए। लेकिन जब जहांगीर खान तरीन को अलग किया गया तो जिस तरह से तज़हीक की गई, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए गैर मुंतखब अफराद ने जो है वो किरदार अदा किया, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह के ट्वीट्स किए गए, और जो रिपोर्टर्स थे मीडिया को जो खबरें जारी की गई वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी की गई, और ख़बरों के नीचे लिखा हुआ था व्हाट्सएप मैसेज पर कि ये आपने नहीं बताना कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हम ये खबर आपको भिजवा रहे हैं, आपने जहांगीर तरीन के खिलाफ खबर चलानी है ज़राए का कहकर कि हमारे ज़राए ये बताते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। आप देखें, यही ग्रुपिंग की वजह है कि जिसको निकाला जाता है, जिसको हटाया जाता है, उसके खिलाफ एक ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप होता है, वो खबर जारी कर देता है कि जी उनको तो इसलिए निकाला गया है कि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे। अगर उनके ऊपर करप्शन के किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम थे तो फिर उनको निकालना काफ़ी नहीं है, फिर आप उनके खिलाफ तहकीकात करें, उनको गिरफ्तार करें, उनके ऊपर केसेस बनाएं। फिर ये क्या कि आपने सिर्फ उनको ओहदे से हटा दिया, ये तो आपको पता नहीं था। और अगर साबित कर दें तो फिर उनको ऐसी सजा दे कि एग्जांपल सेट हो। बिल्कुल। तो ये असल में इस वक्त जो तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो पलड़ा भारी है वो जहांगीर तरीन के मुखालिफ ग्रुप का है। और देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो तो इसलिए इनको सिर्फ हटा दिया गया हो कि वो तरीन साहब के ग्रुप की हैं। ये भी हो सकता है कि उनके लिए माहौल जो है वो ऐसा साजगार ना हो कि वो काम कर सकती हैं, उनके लिए माहौल ऐसा बना दिया गया हो कि वो डिलीवर ना कर पा रही हूँ। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ आप जिसको मर्जी लाकर बिठा दें, जितना मर्जी सिंसियर हो, अगर माहौल ऐसा बन जाए तो कोई कॉम्पिटेंट बंदा भी परफॉर्म नहीं कर सकता। कॉम्पिटेंट बंदे को भी परफॉर्म करने के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। बिल्कुल, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जहाँ पे ग्रुपिंग हो, जहाँ पे लोगों का रास्ता रोका जाता हो। और यहाँ पे देखें कि मैंने जैसा कहा कि ये बदकिस्मती है हुकूमत की कि यहाँ पे गैर मुंतखब अफराद जो हैं उनका जो असर रसूख है वो ज़्यादा है, और वो बैठकर और पैरेलल अगर आप अभी देखें कि शिबली फराज साहब जो हैं वो वज़ीर इत्तलात हैं, लेकिन इत्तलात का एक पैरेलल सिस्टम भी वज़ीर आज़म ऑफिस से ही बैठकर चलाया जा रहा है और उसके बराबर चलाया जा रहा है। और जिस तरह से हर 2 घंटे बाद खबर जारी की जाती है, और फिर अपने जो यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल है, जो गैर मुंतखब अफराद हैं वो मुंतखब जो अफराद हैं, जो काबीना हैं, उनके हवाले से खबरें लीक करते हैं, कहते हैं ये तो बड़े नालायक हैं, ये इनको ये नजरियाती नहीं है, ये गलत काम कर रहे हैं। और हम 2 से 2.5 मिनट है, मुझे भी रजा ने बताया
अब मैं आपकी मौजूदगी का ज़रा फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहूँगी कि अब ये जो मुंतखब और गैर मुंतखब वाला एक चक्कर है, जो इलेक्टेड है ज़ाहिर बात है वो तो फिर इन लोगों को कहेंगे बाहर से पढ़ कर आगे, इनका क्या एक्सपीरियंस है, इन्होंने तो कभी MNA MP है तो दूर के बाद इन्होंने तो कभी काउंसलर के इलेक्शन नहीं लड़े होंगे, वो अपने आप को इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस समझेंगे। और बहुत से लोगों की राय भी, आप भी लोगों से बात करते हैं, हमें भी पता चलता रहता है कि जी ये लोग अवामी इशूज़ को क्या समझेंगे जब इन्होंने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। लेकिन बहरहाल अगर इमरान खान साहब ने इनको सिलेक्ट किया, इन पर एतमाद किया, तो इनकी भी कोई परफॉर्मेंस है, इनका भी कोई एक्सपीरियंस है, ये इन पर भी कोई कॉम्पिटेंसी है। लेकिन मुझे बताइए जो अवामी और गैर अवामी की जो आप जंग बता रहे हैं, मुंतखब और जो गैर मुंतखब इनकी जब जंग बता रहे हैं, और अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं ताकि नाज़रीन को भी समझ आए, जो इमरान खान साहब के अपने लोगों ने टॉम एंड जेरी कार्टून आपने देखे होंगे, टॉम एंड जेरी वाला एक खेल शुरू किया हुआ है, ये तो खान साहब के लिए अपने लोग ऑपोजिशन से ज्यादा खतरनाक हैं। क्या खान साहब कोई बात समझ नहीं आ रही? तब आएगी जब पानी सर से गुजर जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, अल्टीमेटली जवाब दे तो और बेहतरी होगी तो उसका क्रेडिट वो लेंगे, और अगर मामलात गलत चलते रहे, दुरुस्त ना हुए तो उसका भी ज़ाहिर है इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर आएगा। और आपने ये देखा कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि गैर मुंतखब अफराद की, ज़ाहिर है उनको कोई ये मसला नहीं है कि उन्होंने अवाम में जाना है, उन्होंने वोट लेने हैं, उन्होंने अवाम को शक्ल दिखानी है, उन्होंने अवाम को जवाब दे होना है। और लेकिन जो मुंतखब अफराद होते हैं उन्होंने ज़ाहिर है जाने हैं, उन्होंने वोट लेने हैं, उनको ज़्यादा इसलिए परेशानी भी होती है। तो देखना तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये देखना है। लेकिन हमने पहले भी देखा कि ये जो ग्रुपिंग है, कभी एक ग्रुप हावी आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। लेकिन जो लोग इस वक्त, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत तेज़ चल रहे हैं, और मैं उनके लिए अक्सर कहता होता हूँ कि जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो मोटरवे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो उनके लिए भी यही है कि वो जिस स्पीड से जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आगे भी इम्कान है कि तब्दीलियाँ होंगी, और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को तब्दील किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को भी ये बात तो समझ आ चुकी है कि आगे 4 से 6 माह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन में इतना दमखम नहीं है कि वो कोई टफ टाइम दे सकें, लेकिन टाइम निकलता जा रहा है हाथ से। और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का पंजाब पे बहुत फोकस है, जिस तरह से उन्होंने कल भी अलीम खान साहब को हमारा भी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया सदी। बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तजिए के लिए। डॉक्टर फिज़ाक जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।